पौड़ी में सीएम धामी ने की चुनावी जनसभा। आगामी चुनाव को लेकर किया रोड शो। प्रत्याशियों के हित में की वोट की अपील। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी का आगमन। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे जनसभा। सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। योगी की उत्तराखंड में डिमांड। 13 और 14 अप्रैल को हल्द्वानी, श्रीनगर और रुड़की में करेंगे जनसभा। राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम फाइनल। पौड़ी और हरिद्वार में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील। नानकवत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में मारा गया। उत्तराखंड से यूपी आ रहा था बिट्टू। एसटीएफ ने घेरा और मुठभेड़ में लगी गोली। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ गंगोत्री से। अहम खबर 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 10 मई को दोपहर करीब 12:25 पर शुभ मुहूर्त होगा और इसी दौरान चार धाम यात्रा यानी कि चार धाम के कपाट खुलेंगे। तिथियों और मुहूर्त की घोषणा की गई है। 9 मई को डोली और बैंड बाजों के साथ रवाना की जाएगी यात्रा। तो रात को भैरव मंदिर में मां गंगा की डोली विश्राम करेगी और 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। करीब 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह करीब 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुलेंगे। तो फिलहाल इसको लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं और शुभ मुहूर्त के हिसाब से श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोले जाएंगे। तो 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। करीब 12:25 पर शुभ मुहूर्त और चार धाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की घोषणा कर दी गई है। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, देखा जाए तो अब गंगोत्री धाम के कपाट को लेकर मुहूर्त की घोषणा कर दी गई है। क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सोनी, देखिए चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यानी कि जो कपाट की जो तिथियां हैं वो तय हो चुकी हैं। एक बार अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि जो कपाट की तिथियां हैं यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के जो कपाट हैं वो 10 मई को खुलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 12 मई को जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं उनको कल से जो है पर्यटन विभाग की जो पंजीकरण की वेबसाइट है उस पे पंजीकरण करा करके आना जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो इसलिए कल से जो है पंजीकरण को लेकर के खास तौर से जो पर्यटन का या चार धाम बोर्ड का जो तैयारी है वो पूरी कर दी गई है। और कल से ये साइट जो है वो खुल जाएगी। आम श्रद्धालु जो है उसमें अपना पंजीकरण करा करके जो भी तीर्थ स्थान पे आना चाहे चार धाम से रिलेटिव, चाहे वो बद्रीनाथ कहें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, तो तमाम जो है कपाट खुलने के समय पर या यात्रा के दौरान जो है वो आ सकते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी चरम पर की जा रही हैं। शुभ मुहूर्त जो दिया गया है उसी हिसाब से कपाट खोले जाएंगे इसको लेकर, क्योंकि श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर आंकड़े की बात की जाए तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए सोनी, अगर हम अभी तक पिछले 3 दशक की बात करें या माफ कीजिएगा 3 सालों की अगर कंटिन्यू बात करें जो चार धाम यात्रा चलती आई है
तो 2019 से की बात करें, 2019 और 20 में जो है 34 लाख के करीबन जो है चार धाम यात्रा में श्रद्धालु आए थे। और उसके बाद यानी कि 21 से लेकर 22 के जो समय रहा है, उसमें जो है चार धाम में लगभग 46 लाख के करीब जो है श्रद्धालु आए थे। और अभी जो लास्ट टाइम जो यात्रा के कपाट बंद हुए हैं और दोबारा आगाज हो रहा है यात्रा का, तो हम्म। अभी तक के आंकड़े की बात करें तो 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारों धामों में आ चुके हैं। और इस बार हम्म। देखिए तैयारी जो है वो धार्मिक सरकार की पूरी है, और इस बार भी कोई ढील या कोई भी कटौती जो है वो नहीं की जाएगी। इसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो चारधाम यात्रा के लिए पहले से ही कर लिए गए हैं। और धामी हम्म। लगातार इसकी कई बार समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज भी इस हम्म। बैठक को लेकर के सचेत है, क्योंकि बिजली पानी के साथ साथ जो रोड मैप है उसकी कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। और इसी वजह से जो है सरकार जो है वो तमाम इस बार जो सरकार का दावा है या लक्ष्य है जिसको कहा जाए, बिल्कुल। तो 60 लाख से पार जो है श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा बढ़ाने का जो तैयारी जो है वो सरकार ने की है। तो हम्म। अब ये इस सफलता पे कितनी जो मेहनत है सरकार की या प्रशासन अमले की कितनी मेहनत रही, ये बहरहाल देखना पड़ेगा। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार और बता दें कि चारों धामों की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। एक बार अगर बात करें तो बद्रीनाथ के 12 मई को जो है कपाट खुलने जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये कपाट जो है सुबह के वक्त खुलेंगे। इसके साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के जो कपाट है वो हम्म। 10 मई को खुलेंगे। तो ये तिथियां जो है वो साफ हो चुकी है। अब बिल्कुल। तैयारी और जो है दूसरी वो सबसे लगातार महत्वपूर्ण सरकार की बात तरफ कि से अब की ये जा रही है। आंकड़ा देखा जाए तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि अब 56 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है श्रद्धालुओं के। तो इसको लेकर जो व्यवसाय जैसे होटेलियर्स हैं तो इनमें भी काफी खुशी देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। देखिए क्योंकि पहाड़ की जो आजीविका का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो चार धाम की यात्रा है सुनील। और इसको जो है सरकार, चाहे कोई भी सत्ता में सरकार रही हो, तो उसकी अपेक्षा यही रहती है कि चार धाम की यात्रा को जो है सुगम और जो है सुचारू रूप से जो है उसको बनाए। और ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु है जो वो उत्तराखंड में पधारे। और यही हम्म। लक्ष्य है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और वो मैसेज जो है अपने क्षेत्रों में या देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वो मैसेज ऐसा कन्वर्ट करें कि ताकि उनको भी बिल्कुल। लगे कि जो चार धाम में व्यवस्था है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं तो वो दुरुस्त रहे। और हम्म। ये प्रयास हमेशा रहता है। और यही वजह है, देखिए मैंने आपको जैसे आंकड़े बताए हैं शुरू जी। 2019 से लेकर और अब तक की बात करें तो ये आंकड़ा ये है जस्ट डबल हो चुका है। यानी बिल्कुल। कि 34 लाख की जो संख्या थी 2019-20 की वो श्रद्धालुओं में, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है 3-4 सालों में। और अभी तक की जो लास्ट टाइम कपाट बंद हुए थे यानी कि 2023 के आंकड़े की बात करें, 22 से 23 के आंकड़े की बात करें, तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 56 लाख पहुंचा है श्रद्धालुओं का। तो इससे बिल्कुल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी दुरुस्त है और किस तरीके से हम्म। चारधाम को चलाने की या चारधाम की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की खासतौर से जो जरूरत बनती है उसके लिए हम्म। लगातार धामी जो है वो धामी सरकार जो है वो लगातार जो इस पे काम भी कर रही है। और यही वजह है कि देखिए अब अगले माह से अभी क्योंकि चुनावी दौर है, चुनावी इलेक्शन बिल्कुल। जो है वो इस समय 19 अप्रैल को हम्म। होने जा रहे हैं। तो उसको लेकर के अभी तमाम शासनिक जो अमला है वो उसमें लगा है। बिल्कुल एक लेकिन कहीं बड़ी ना कहीं चुनौती भी होगी इसके क्योंकि बीच में भी आगामी, जो हालांकि पहले तैयारी, चरण में ही चुनाव भी निपट जाएंगे, लेकिन एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने भी होगी कि कैसे सुरक्षापूर्ण ढंग से व्यवस्थित तरीके से इस चारधाम की यात्रा को संपूर्ण कराएं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, हरिद्वार से अहम खबर सामने आ रही है। डीजीपी ने की प्रेस वार्ता। भगवानपुर क्षेत्र में हुए एनकाउंटर पर यह चर्चा की गई है और नानकमता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख की हत्या का यह पूरा मामला है। दो आरोपियों ने तरसेम सिंह की हत्या की थी और पुलिस ने हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एनकाउंटर किया। 1 लाख का इनामी बदमाश था ये अपराधी, जिसका नाम अमरजीत बताया जा रहा है और दूसरा आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। तो तरसेम सिंह की हत्या के पीछे एक गहरा षड्यंत्र था और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। डीजीपी पूरे मामले में 11 लोगों के प्रकाश में आए थे और 7 षड्यंत्रकारी जो हैं अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 3 और लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो इसके पीछे कई नामचीन जो चेहरे हैं उनके भी शुमार होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से डीजीपी का ये वक्तव्य सामने आया,
और ऐसे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम जुड़े हुए हैं संवाददाता। शुभम, क्या जानकारी इस संबंध में? अभी भी कुछ आरोपी हैं, अपराधी हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल 7 आरोपियों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। जी बिल्कुल, देखें तो एक काफी ज्यादा हाई वोल्टेज मामला था और जिसमें खुलेआम दिन दहाड़े जो है नानक मत्ता के जो डेरा प्रमुख है उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से लगातार पुलिस की कार्रवाई कर रही थी। फिलहाल अभी हम इसकी बात करें तो इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी जो अमरजीत सिंह था उसको बीती रात हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में घेर कर दिया गया, उसकी जो है इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा। इस पर प्रेस ब्रीफिंग भी की गई। डीजीपी अभिनय कुमार ने इसकी ब्रीफिंग की और उन्होंने बताया है कि अभी इसमें 3 आरोपी जो हैं वो भी फरार चल रहे हैं। हालांकि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अभी उनकी जांच चल रही है। अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह से इनका आगे भी कोई नेटवर्क है और इसमें हम आपको बताएं तो बड़े नाम भी इसमें शामिल होने की गुंजाइश है। हालांकि अभी किसी भी तरह की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इंटरप्ट होने के वजह से उन्होंने किसी भी तरह के कोई नाम का किसी बताया नहीं है। उन्होंने बताया किस तरह से जांच आगे बढ़ती चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या इसमें खुलासे होंगे। और उसमें एक मुख्य बिंदु जो ये देखने को मिला कि इसमें विश्नोई गैंग और जो एक अन्य गैंग है उसका भी इससे संबंध बताने की एक आशंका जताई जा रही है कि उससे भी इसका संबंध हो सकता है। हालांकि अभी इसका स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया और अब आने वाले समय में देखते हैं इसमें क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, किस तरह का संगठन है। और उन्होंने एक अहम बात और बताई कि इसमें जो धार्मिक मामले के तौर पर इसको देखा जा रहा था, किसी धर्म विशेष के तौर पर इस तरह का कुछ भी नहीं है और इस तरह की कुछ भी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल इस तरह की चीजें आई है। 3 आरोपियों की बिल्कुल फिलहाल और भी कई जैसे बड़े चेहरों का नाम शुमार होने की जानकारी देते हुए नजर आए डीजीपी और कई खुलासे होने अभी फिलहाल बाकी है। जिस तरीके से 3 आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस की टीम जुटी हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो विश्नोई गैंग का भी नाम या इससे संबंध निकलकर सामने आ सकता है, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, नैनीताल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में विभिन्न मंदिरों में देवी के 9 रूपों की पूजा की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर देखने को मिली। नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे। मान्यता है कि देवी सती की आंख यहां गिरी थी और इसी के बाद यहां मां नैना देवी की स्थापना हुई। देवी पार्वती का पार्थिव शरीर अखंडित होने के बाद उनकी बाईं आंख यहां गिरी थी और मां दुर्गा अपनी आंखों से हर इंसान के दुख दर्द देख लेती हैं, भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि में लगातार 9 दिनों तक मां नैना देवी में भव्य पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 30 साल से सोचा था मैं नैना देवी के दर्शन के लिए आऊंगी, लेकिन कभी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। लेकिन आज नवरात्रि के पहले दिन ही मां नैना देवी ने मुझे यहाँ बुलाया। पता नहीं कैसे एकदम से नैनीताल आ गए हम और एकदम से माता के चरणों में। तो मुझे ऐसे लग रहा है मां ने साक्षात खुद बुलाया है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे नगरवासियों के लिए, हम लोगों के लिए नया उल्लास, नई खुशियाँ लेकर आए, हम सब लोगों की तरक्की लेके आए। मैं ऐसा भगवान से कामना करती हूँ। माता के ऊपर इस तरह से आस्था है कि हम हमेशा से ही नवरात्रि का व्रत रखते आए हैं और माता हमेशा हमारी सुनती है। और मैं बाकी अपने नए युवा बच्चों से भी कहूँगी कि उन्हें अपने माता पे विश्वास रखना चाहिए। वो हर किसी के कामों को सफल करती हैं। की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं रुड़की में एक सभा को संबोधित किया गया। विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि वो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जिनको ईडी का डर सता रहा है, लेकिन हमारे साथ कौमी एकता की ताकतें संविधान बचाने को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी दौरान हरीश रावत और प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रोड की बीटीगंज में जनसंपर्क अभियान चलाया और जगह जगह दुकानदारों और पूर्व सीएम हरीश रावत का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। जो ताकतें कौमी एकता की ताकतें हैं, जो ताकतें संविधानवादी ताकतें हैं, अंबेडकर, काशीराम जी और देश के सर्वधर्म समभाव, सब जाति समभाव में विश्वास रखने वाली ताकतें हैं, आरक्षण की ताकतें हैं, सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वो हमारे साथ आ रही हैं। जो महिलावादी ताकतें हैं, किसानवादी ताकतें हैं, नौजवानवादी ताकतें हैं, छोटे व्यापारियों वाली ताकतें हैं, वो सारी ताकतें हमारे साथ आ रही हैं। नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जनता जो है हमारे साथ है, उनके साथ के कार्यकर्ता हमारे साथ है। और आज आपने देखा, और चुनाव की बेला पर तो ये आना जाना लगा ही रहता है। आज हमारे रीति नीतियों को, कांग्रेस की रीति नीतियों को से जो है मैं जानकर जो है लोग आज शामिल हुए हैं। आज आपके बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ईसम सिंह जी जो हैं कांग्रेस। बढ़ते आगे, नैनीताल के बेताल घाट में देर रात बेताल घाट क्षेत्र के ऊंचाकोट के समीप एक वाहन के अचानक अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से वाहन में सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हैं और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, हॉस्पिटल लाया गया। 8 लोगों को फिलहाल मृत घोषित कर दिया गया और हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम आई और गांव के सारे लोग आए थे, तो सब लोगों ने जो है वहाँ जंगल में छानबीन के इनको एक एक करके सब उठा के फिर रोड में रखा, फिर एम्बुलेंस में फिर इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेताल घाट में ले जाया गया। तो इसमें से दो तीन जो है गंभीर हालत में थे, बाकी की तो वहीं पर मौके पर डेथ हो गई थी। कब में ये लोग अपना काम ख़त्म करके रामनगर से होते हुए खटीमा अपने नेपाल घर जा रहे थे, तो उसी में ही खड़ी ऐसा बताया जा रहा है कि खड़ी पिकअप थी और वो नीचे को धीरे धीरे स्लाइड होने लगी और अचानक से थोड़ी सा ही मार्जिन होने की वजह से वो नीचे गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन सब पहुँचे और गांव वालों की मदद से उनको बॉडीज़ को भी निकाला गया और 2 उनमें घायल थे, उनको भी तुरंत हमें खैरना जो CSC वहाँ पहुँचाया गया। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई चूक करने के मूड में नहीं है और कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की हर एक एक्टिविटी पर सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचने का काम कर रही है। और उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार के वोटर्स को साधने में जुटी है और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बने सोशल मीडिया वॉर रूम में सभी सीटों के वोटर को सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है उस पर भी अपडेट लिया जा रहा है। हमारे जो मैं कहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं आप अगर आप फेसबुक की बात करें, हमारे पास अभी 3,95,000 मैं कहूँ 4 लाख से ऊपर हमारे पास जो अपना रीच है और जो फॉलोअर्स हैं बीजेपी की। अभी पेज आप खोलेंगे, ऑफिशियल पेज में बताता हूँ, तो आप उसमें देखेंगे 3 लाख समथिंग 29 या 25 हज़ार के आसपास उनका है। तो हम बीजेपी से फेसबुक में भी आ गए हैं और निश्चित ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी से बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि इन पर काम नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। सरकार के सत्ता में भाजपा ने वो कुछ नहीं किया है, उसी को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की जो 5 न्याय गारंटी है उनका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो कितनी फायदेमंद है प्रदेश के लिए, जनता के लिए, उन सभी का हम अपने स्तर पर हर तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप पे चैनल्स बनाए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने खारपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील की है और
वीरेंद्र रावत ने कहा है कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लोग 10 साल से विकास को ढूंढ रहे हैं और बीजेपी के उन नेताओं को कोस रहे हैं जो उनसे झूठे वादे करके वोट को हड़प गए। और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दो बैलों की जोड़ी की तरह हैं जो हरिद्वार की जनता के बीच में रहते हैं और उनके विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आज नवरात्रि की शुरुआत है, 9 माताओं की हम पूजा करेंगे और मैं अपने आपके सभी श्रोताओं को नवरात्र की बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो। आज चुनाव की बेला है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जबकि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो अपने पास बुला के मीटिंग करते हैं, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है और उनको तो पहले ही नकारा जा चुका है। 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ ना तो हरिद्वार के लिए किया ना उत्तराखंड के लिए किया। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चैनल ने जो है सुपरस्टार चैनल ने सर्वे किया था और हर साल सर्वे होता है कि भाई कौन सा मुख्यमंत्री बेस्ट रहा। देश भर में नवरात्रों की धूम देखी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिले। हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में सुबह करीब 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी और माता के भक्त यहां पहुंचकर माया देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और माया देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी और इसलिए ये स्थल सभी 52 शक्तिपीठों का केंद्र माना जाता है और यहाँ साल भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि नवरात्रों के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। ये माता जी प्रथम शक्तिपीठ है। जितनी भी शक्ति, ये तो हरिद्वार की शक्ति यही है, बाकी सभी शक्तिपीठों को उत्पत्ति केंद्र भी है, क्योंकि माता सती ने यहीं पर बैठकर शरीर का त्याग भी किया था। देखिए भैया, माता के नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दूर दूर से श्रद्धालु लोग हरिद्वार आते हैं। जैसे हरिद्वार अतीत नगरी है, जिसमें हरिद्वार माया देवी मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा मंदिर है और जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो गए मैं यहाँ से जो मांगते हैं वो मंगन पूरी हो जाती है। जो मांगा है मुझे तो मिला है और क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।